नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अवधेश श्रीवास्तव जी द्वारा रचित कहानी दरार। स्टेशन से दीदी का घर बहुत दूर नहीं, फिर भी मैंने रिक्शा कर लिया क्योंकि मुझे दीदी के घर वालों का डर था। कहीं वह यह न सोचे कि पैदल आया हूँ, मेरे 1 रुपए के लोभ से दीदी की बेइज्जती हो जाए। रिक्शा धीमी गति से चौड़ी फैली सड़क पर खिसकने लगा। मेरी आंखों के सामने दीदी के घर का रास्ता घूमने लगा। इसी सड़क की सीध में आगे एक चौराहा पड़ेगा और उस चौराहे से दाएं घूमकर करीब आधे फलांग के बाद विक्टोरिया पार्क पड़ेगा। पार्क के सामने वाली कोठी जगमगा रही होगी। वही कोठी दीदी का घर है, जहां दीदी को कैद हुए 5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। और सच कहूँ तो दीदी के परिवार वालों से मुझे नफरत हो गई है। उनके रईसी ठाट बाट से मेरे मन में क्रोध उबलता है। इस क्रोध के बीच दीदी भी आ जाती है। हालांकि दीदी का कोई कसूर नहीं होता है। माँ अक्सर दीदी के ससुराल की तारीफ पड़ोसियों से करने बैठ जाती है और जैसे ही उन्होंने तारीफ हाँकना शुरू किया और मेरी उनसे बहस हो जाती है। बहस में जीत ना पाने के कारण माँ बाद में घंटों लंबा लेक्चर दे डालती है। तुझ जैसे निकृष्ट कोई नहीं होगा दुनिया भर में, कोई नहीं। कोई बहन को फलने फूलने पर भी जलता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटियां बड़े घराने में जाएं। तू मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ा रहता है? तेरे बाबूजी ने इतना व्यवहार कर लिया है, तेरे दरवाजे पर तो कोई थूकने भी नहीं आएगा। अभी तो कुछ है नहीं, तब इतना घमंड। तुम्हारी औलादें होंगी तब देखूंगी। माँ लेक्चर के अंत में अपनी ही कोख को कोसती, जिसने मुझ जैसा लड़का पैदा किया। दीदी की शादी के बाद मैं उनसे सिर्फ 2 बार मिला हूँ। पहली बार रिंकू के जन्म पर और दूसरी बार पीएससी की परीक्षा के समय। वहां जाने पर हर बार बड़ा अजनबीपन सा महसूस होने लगता, इसलिए मैंने इस बार बहुत आनाकानी की थी। माँ को बहुत समझाने की कोशिश की। क्या होगा माँ, जाकर वे लोग बड़े आदमी हैं, रिश्तेदारी बराबर वालों से मेल खाती है। अरे उनका कार्ड आया, कार्ड की मान मर्यादा भी तो रखनी होगी। माँ अपने हट पर डटी थी। हमने अपनी बेटी दी है तो हमें झुककर ही न चलना होगा। पर वहां जाने से मेरा दम घुटता है। आखिर अपनी भी तो कुछ इज्जत है। मुझे गुस्सा आ गया। अगर तुम्हें जाना पड़े तो कुछ पता चले। अरे बड़े आए इज्जत वाले, वहां तुम्हें लोग मारने लग जाएंगे। तुम जवान होकर घर बैठे रहो और हम ब्याह बारातों में निभाने जाएं। माँ ने मेरी एक चलने ना दी। सामने वाली गुप्ताई चाची से रुपए उधार लेकर 2 40-40 रुपए वाली धोतियां खरीद लाई और मुझे 25 रुपए टिका दिए। लेकिन ना जाने के 100 बाने के हिसाब से मैं अकड़ गया। 25 रुपए में इलाहाबाद तक का सफर मुझसे ना होगा। हालांकि मेरे पास 50 रुपए अलग से थे जो मुझे एक नई ट्यूशनी की पेशगी मिले थे। मेरी अकड़ पर बाबूजी की आंखें मुझे घूरने लगी थी। उन्होंने खाट पर लेटे लेटे अपनी मार्किन की बनियान की जेब से 10 रुपए का टुड़ा मुड़ा नोट फेंका था। मुझे मजबूरी में तैयारी करनी पड़ी। रास्ते के पूरे सफर में दीदी की सास के तमतमाए गिलौरी भरे चेहरे से आतंकित रहा। मैं पिछले बार बहुत बच बच कर रहा था, फिर भी मेरी दीदी की सास से एक इंटरव्यू नुमा मुलाकात हो ही गई थी। मेज पर रखी चाय को उन्होंने हाथ के इशारे से पीने को कहा था। मैंने चाय पीना शुरू किया और उन्होंने लेक्चर देना। जाने कितने अच्छे अच्छे रिश्तों को मना करना पड़ा। संजय बेटे की तो तकदीर ही खराब थी, जो इतनी थर्ड क्लास शादी हुई। मास्टर साहब ने हमारी बेइज्जती करा दी। लेने देने की बात तो छोड़िए, हमारे मेहमानों को ढंग की सब्जी तक न खिला सके। तुम्हारी बहन की सुंदरता ने मेरे बेटे को फांस लिया। तुम लोग कायस्थ भी हो या नहीं? तुम्हारा रहन सहन तो कायस्थों जैसा नहीं है। अपमान भरे ना जाने कितने वाक्य चाय के साथ मेरे गले से उतरकर मेरे जिस्म में फैल गए थे। दीदी की शादी बड़े घराने में होना एक आकस्मिक संयोग था। बाबूजी उन दिनों इलाहाबाद के जीआईसी में लेक्चरर थे। जीजा जी को ट्यूशन पढ़ाने उनके घर जाते थे। कभी कभी वे किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर घर भी पूछने आ जाते थे। ना जाने कब उन्होंने दीदी को देख लिया और अपने माँ बाप से फरमाइश कर दी, मैं मास्टर साहब की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। शादी के लिए जीजा जी के अलावा घर में और कोई तैयार ना था। इनके माँ बाप को यह रिश्ता राजा भोज और गंगू तेली सा लगा। बात बड़े घराने की थी, इसलिए माँ और बाबूजी भी डर रहे थे। दीदी की अवस्था भी संदिग्ध थी, क्योंकि यह सब वन साइड अफेयर जैसा था। लेकिन लड़की होने की वजह से वह कुछ कहने की स्थिति में ना थी। उसी बीच बाबूजी रिटायर हो गए थे। हम लोग दादाजी द्वारा बनवाए गए मकान में कानपुर आ गए थे। जीजा जी के पिताजी का शादी के लिए हाँ वाला खत कानपुर ही पहुंचा था।
बाबूजी ने प्रोविडेंट फंड और कुछ उधार का पैसा मिलाकर अच्छी तैयारी की थी, लेकिन इज्जत धूल में मिल ही गई थी। शराब के नशे में धुत जीजाजी के पिताजी ने सब्जी की कटोरियों को फेंकना शुरू कर दिया। बाबू उनके पैर पकड़े घंटों माफी मांगते रहे, लेकिन उन्होंने तहसीलदार होने का पूरा रौब बाबूजी पर उतार दिया था। बाबूजी फिर भी खुश थे, उनके सिर से दीदी का बोझ उतर गया था। मैं मूक बना सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से दीदी की सुंदरता का अपहरण देखता रहा। ससुराल वालों का सारा गुस्सा दीदी पर उतरा। शादी के बाद वे कभी माँ, बाबूजी और छोटे भाई बहन का मुंह ना देख पाई। बेजान कथों से ही अपने प्यार को जिंदा रखने की कोशिश की। साहब, आगे बारात जा रही है, कहिए तो गलियों में से निकाल ले चलूं? अचानक रिक्शे वाले ने चौंकाया। सोचने की श्रृंखला टूट गई थी। अतीत की स्मृतियों ने वर्तमान में लाकर पटक दिया। मुझे मन ही मन शादियों के लिए मौसम बनाने वालों पर झल्लाहट हुई। चाहे जिधर से ले चल यार, मैं कह तो गया, लेकिन मन ही मन डरा भी कि रिक्शे वाले बारात का बहाना करके कहीं और न ले जाए। गलियों में खड़े पुराने मकान देखकर मुझे अपना मकान याद आ गया, जो अब गिरने की स्थिति में आ गया है। जिस स्थिति में दादाजी ने मकान सौंपा था, बाबूजी उस स्थिति को भी बरकरार न रख सके। पुताई के अभाव में दीवारें धुंधली हो गई, छतों में दरारें पड़ गई, किसी जगह की ईंट उखड़ गई या प्लास्टर हट गया। उसे दोबारा बनवाने की नौबत नहीं आई। आर्थिक स्थिति ढुलमुल होने की वजह से सिर्फ इतना ही नहीं, सोफे और कुर्सियों की बुराइयां उधड़ गई, जिन्हें कबाड़ में शामिल कर दिया गया। पलंग से पलंग पोष के चिथड़े बनकर हट गए। परिवार निम्न मध्यम वर्गीय सीढ़ी से उतरकर निम्न वर्ग में आ गया। रोटी, कपड़ा और भाई बहन की पढ़ाई लिखाई आदि का खर्च बमुश्किल मेरी और बाबूजी की ट्यूशन से निकलता। मैंने दूर से ही देखा, दीदी का हवेली नुमा घर जगमगा रहा है। मेरे मन में तसल्ली सी आई कि रिक्शे वाले ने मुझे सही जगह पहुंचा दिया। मुझे अब साफ दिखाई देने लगा है अंग्रेजी में बल्बों से चमकाते शब्द, बीना वेट सुदेश। रिक्शे वाले को मैं वहां तक घसीट ले गया जहां तक भीड़ व्यवधान न बनी। उतरकर मैंने रिक्शे वाले को पैसे दिए। एयर बैग को कंधे पर टांग मैं भीड़ को काटता हुआ अंदर चला गया। बिजली की सजावट से ऐसा लग रहा है जैसे यह शादी के लिए नहीं, बल्कि बिजली की नुमाइश दिखाने के लिए लगाई गई हो। एक तरफ ऑर्केस्ट्रा पर फिल्मी धुन चालू है तो दूसरी तरफ लाउड स्पीकर पर फिल्मी गीत सुनाई दे रहा है। लाइन में पड़े सोफों पर बच्चे शोर मचा रहे हैं। कॉफी मशीन से कॉफी का मग भर भर कर लोग लुत्फ उठा रहे हैं। वातावरण में चहल पहल, खुशी और उल्लास भरा हुआ है। लेकिन मैं इन सब से कटता हुआ किसी व्यक्ति की तलाश करने लगा जो परिचित हो। एकाएक मेरी नजर दीदी के ससुर पर पड़ी, जो तख्त पर बैठे किसी से बात करने में व्यस्त थे। जैसे ही वे खाली हुए, मैंने तुरंत उनके पैर छुए। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर आश्चर्य सा पुत गया, लेकिन उन्होंने आश्चर्य मुस्कुराहट में जबरदस्ती बदल दी। अमित आ गए। और मास्टर साहब, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने बहुत ही सहज होकर उन्हें बताया। अरे नंदू, इधर तो आ, उन्होंने एक व्यक्ति को पुकारा। हाँ बाबूजी। वह व्यक्ति यंत्र चालित सा आकर खड़ा हो गया। इन्हें संजय बाबू के कमरे में पहुंचा दो। मैं उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लगा। खुले आंगन में आकर उस व्यक्ति ने स्वर तेज किया, मालकिन, ओ मालकिन। उसके स्वर को सुनकर थोड़ी देर बाद ही भीड़ से छटकर दीदी की सास बाहर आ गई। मैंने ना चाहकर तीव्र गति से उनके पैर छुए। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर भी आश्चर्य सा पुत गया। गिलौरी भरे मुंह को उन्होंने चलाया। अरे क्या अकेले ही आए हो? जी, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। दीदी की सास कुछ और पूछती, तभी वह व्यक्ति बोला, मालकिन, बाबूजी ने कहा कि इनको संजय बाबू के कमरे में पहुंचा दो। अच्छा अच्छा, तुम बाहर जाओ। दीदी की सास ने उस व्यक्ति की उपेक्षा की दृष्टि से देखा। दीदी की सास कुछ देर गुमसुम सी खड़ी रही। फिर उन्होंने आंगन के एक कोने में बैठी औरतों में से एक को बुलाया। औरत के पास आते ही उन्होंने रोबीला स्वर फेंका, ये बहू जी के भाई जी हैं, इन्हें बहू के कमरे तक पहुंचाओ। बहू जी के भाई जी? उस औरत ने मुझे भी आश्चर्य से देखा। मन की अजीब स्थिति में मैं उस औरत के पीछे पीछे हो लिया। 2 जीने का सफर तय करने के बाद उस औरत ने एक कमरे का दरवाजा खटखटाया। बली, दरवाजा खोलो, तुम्हारे भाई जी आए हैं। कुछ क्षणों बाद दरवाजा खुला तो देखा दीदी खड़ी हैं। मैंने उनके भी पैर छुए। अमित, तुम आओ आओ। उन्होंने एक सोफे पर बैठने के लिए इशारा किया। मुझे चमकीले कालीन पर चलने में संकोच हुआ, लेकिन दीदी के कहने पर बैठ गया। दीदी भी मेरे पास आकर बैठ गई। देखता हूँ दीदी की आंखों में ढेर सारा प्यार उमड़ आया है। अमित, खत का जवाब क्यों नहीं देते? दीदी बनारसी साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। नहीं, इधर कुछ दिनों से ना ट्यूशन में बहुत बिजी रहा हूँ, मैंने बहाना बनाया। माँ कैसी है?
माँ, बाबूजी, राजेश, रजनी सभी ठीक है। मैंने दीवार पर लगी मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग को समझने की कोशिश की। रजनी ने लिखा था कि माँ को दिखता कम है। माँ की आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है। डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन करना होगा। पूरे 200 रुपए का खर्च है। मैंने पेंटिंग की ओर से नजर हटा ली। तुम्हारी सर्विस कहीं नहीं लगी? उनके चेहरे पर निराशा की परतें उभर आई। कई रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू दे चुका हूँ, शायद कहीं नाम आ जाए। मैंने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की। एमएससी किए तो पूरे 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक। उन्होंने नजरें मेरे चेहरे पर गड़ा दी। अगर पीएचडी में रुकावट ना आती तो अभी तक डॉक्टरेट मिल गई होती। उससे लेक्चररशिप मिलने के चांस बेटर हो जाते हैं। मैंने यह बेतुकी बात कहकर मन ही मन अपनी गरीबी पर अपने आप को कोस लिया। वातावरण में खामोशी तैरने लगी। मेज पर रखी पत्रिकाओं में से एक को उलटना पलटना शुरू कर दिया। दीवार पर लगी घड़ी 8 बार टन टन कर चुप हो गई। रजनी के लिए कहीं बात चल रही है? 5 मिनट के बाद दीदी ने वातावरण की खामोशी तोड़ी। हाँ, बात तो कई जगह चल रही है, अक्सर पैसों पर आकर रुक जाती है। आजकल क्लर्कों ने भी तो अपने रेट हाई कर दिए हैं। मैंने फीकी हंसी बिखेरी। सच कह रहे हो अमित, उन्होंने मेरी बात को समर्थन देते हुए कहा। बीना की शादी जिस लड़के से हो रही है वह भी रिजर्व बैंक में सिर्फ क्लर्क है, और बात जाकर 20,000 और स्कूटर पर तय हुई। 20,000 और स्कूटर? मेरे मन में तो कभी कभी आशंका उठती है कि कहीं रजनी अनबिहाई न रह जाए। तुम्हारे जीजा जी ने बहुत झगड़ा मचाया। उनका कहना था कि इतने में तो आईएएस और पीसीएस लड़के भी तय किए जा सकते हैं। लेकिन जीजा जी की बात क्यों नहीं मानी गई? मैंने उन्हें बीच में ही टोका। अच्छा कायस्थ घराना है, काफी जमीन जायदाद है, पुराने रईस है। इन सब बातों को देखकर पिताजी ने किसी की चलने ना दी। एक बात तो माननी पड़ेगी, बीना दीदी का भाग्य बहुत अच्छा है। इधर इनकी शादी तय हुई, उधर पिताजी को डिप्टी कलेक्टर के लिए प्रमोशन ऑर्डर मिल गया। पिताजी को शादी बिल्कुल नहीं खली। बली नीचे चलिए, मालकिन बुला रही है, जयमाला का वक्त हो रहा है, बिटिया को तैयार कर दो। अचानक उसी औरत ने प्रवेश किया जो मुझे ऊपर तक छोड़ने आई थी। अच्छा अच्छा, तुम चलो, मैं आती हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, अमित तुम भी ड्रेस चेंज कर लो, बारात आने वाली है। ड्रेस चेंज कर लूँ? मैंने मजाक में लेने की कोशिश की। ऐसा ही ठीक हूँ, लड़की की शादी में क्या शो दिखाऊं? नहीं नहीं, ड्रेस चेंज करो। उनकी आवाज़ सख्त हो गई। अचानक मेरे सिर पर बिजली सी टूट पड़ी। शब्दों का अंबार मेरे गले में अटक गया। मैंने दीदी की ओर नजरें घुमाई तो वहाँ मुझे संशय की परत दर परत साफ सुलगती दिखाई दी। मेरे पास और कोई ड्रेस नहीं है। मैंने स्पष्ट हो जाना ही बेहतर समझा। सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे लगा मेरी तंग दस्ती से परेशान कर दिया। मैं महाशून्य में खोई हुई किसी बहुत बड़ी समस्या का समाधान खोजने लगी। मैं अभी आई। वे नीचे चली गई। कमरे की खामोशी ने मुझे दबोच लिया। मैंने दीवार पर लगी घड़ी के द्वारा कल सुबह जाने वाले असम मेल के बीच के घंटों की गणना की। मुझे मन ही मन माँ पर गुस्सा आया, जिन्होंने इस स्थिति में फंसने पर मजबूर किया। लेकिन सच तो यह है कि मेरे मन में भी दीदी के प्रति कहीं थोड़ा सा प्यार अटका हुआ था। पर इस प्यार से हासिल क्या होना था? एक खालीपन के अलावा मुझे क्या मिलना था? और अभी क्या पता सुबह तक की लंबी कैद में क्या क्या जुल्म सहने पड़े। अमित, नाश्ता कर लो। अचानक दीदी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने मेज पर पड़ी पत्रिकाओं को नीचे वाले खाने में रखकर ट्रे में रख दिया और एक मग कॉफी का मुझे पकड़ा दिया। मैंने कनखियों से उनका चेहरा देखा, जिस पर परेशानी की स्पष्ट झलकें थी। तुम ट्यूशन के पैसों का क्या करते हो? उन्होंने तले हुए काजू की प्लेट मेरी ओर खिसकाई। एक एक शब्द जहरीले तीर की तरह दिल को भेद गया। एक टीचर के बच्चे बिना पढ़े लिखे ना रह जाएं, इसलिए ट्यूशन के पैसों से मैंने उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च ओढ़ रखा है। मैंने यह बात कहनी चाहिए पर खामोश रह गया। अपने आप को नंगा कर देने से क्या फायदा? तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे तो आए क्यों? एमओ कर दिया होता। यहाँ तो फॉर्मेलिटी पूरी की गई थी। और एक तुम हो कि आगे के शब्द उन्होंने गले में अटका लिए। काजू का नमकीन स्वाद कड़वाहट में बदल गया। काफी और नाश्ते का दौर समाप्त हुआ। दूसरी प्लेटों का नाश्ता वैसे ही रखा रहा। तुम अपने जीजा जी से मिले हो? अभी नहीं। मैंने उनके सवाल पर अपनी खामोशी तोड़ी। वे पीछे के लॉन में खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तुम भी जाकर उनकी हेल्प करो। उन्होंने मेरा एयरबैग लेकर अलमारी में बंद कर दिया। वे आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे हो लिया। एक जीने के बाद आकर वे खुद खड़ी हो गई। मैं 3-4 सीढ़ियां ही उतरा था कि उनकी आवाज़ सुनाई दी। अमित, मैं बिस्तर लगवा दूंगी, तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाना, शायद मुझे रात भर नीचे रह जाना पड़े। मैंने उनकी बात बगैर मुड़े सुन ली।
लॉन में फैली भीड़ में मेरी आंखें जीजा जी को खोजने लगी। सूट बूटधारी लोगों के बीच मैंने उन्हें देख लिया। मैं तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ा। पास पहुंचते ही उनके पैरों की ओर झुका तो उन्होंने फुर्ती से कंधों को पकड़कर उठा लिया। अरे अमित, कब आए? अभी अभी। दीदी से मिले? हाँ, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। खन्ना साहब, मेरे ब्रदर इन लॉ से मिलिए। जीजा जी ने सामने खड़े सज्जन से परिचय कराया। एमएससी फर्स्ट क्लास करने के बाद पीएचडी कर रहे हैं। मुझे अमित कुमार कहते हैं। मैंने उन सज्जन से हाथ मिलाया। जीजा जी ने मुझे एकदम से बहुत सारे झूठ के नीचे दबा दिया, जहां से उभरकर मैं कह ना सका कि एमएससी फाइनल में प्रैक्टिस में केवल पासिंग मार्क्स होने की वजह से कुछ मार्क्स कम हो गए। फर्स्ट क्लास नहीं पा सका। इस कारण यू आउट फर्स्ट क्लास कहने का हक मुझे नहीं है। गरीबी के कारण पीएचडी के सपने तो अब मैंने देखना ही छोड़ दिया। दीदी ने आपकी हेल्प के लिए भेजा है, बताइए मैं क्या करूं? मैंने जीजा जी से पूछा। यहाँ तो अरेंजमेंट हो गया, तुम अपने हालचाल सुनाओ। अब हम दोनों पंक्तिबद्ध मेजों के बीच आ गए। एक मेज के पास रुककर उन्होंने आवाज लगाई, यहाँ एक क्वार्टर प्लेट और रखना। एक व्यक्ति ने आकर उस कमी को पूरा कर दिया। घर पर सब लोग कैसे हैं? उन्होंने पुलाव की खुली प्लेट को ढकते हुए कहा। सब ठीक है, मैंने एक छोटा सा उत्तर दिया। अचानक उन्होंने एक बच्चे को पुकारा, रिंकू इधर आओ, अपने अमित मामा जी से मिलो। रिंकू मेरे सामने खड़ा हो गया। आंखों में सहमापन भरकर उसने अपने हाथ जोड़ दिए। किस क्लास में पढ़ते हो? मैंने उसे गोद में ले लिया। अभी तो केजी में ही हूँ। उसने अपने जुड़े हाथों में से सीधे हाथ की अपनी टाई की गांठ पहुंचा दी। एक व्यक्ति ने बारात आने की खबर दी। सभी लोग फुर्ती से आ गए। जीजा जी ने हर एक मेज पर सर्व करने के लिए आदमी खड़ा कर दिया। पान सिगरेट वाले के आगे की तरफ पहुंचा दिया। इतना सब कराकर खुद बाहर की ओर चले गए। रिंकू ने गोद से उतरने की इच्छा जाहिर की। मैंने उसकी मूक इच्छा पर तुरंत निर्णय लेकर उसे गोद से उतार दिया। अब मैं इस माहौल में अकेला अजनबी सा खड़ा रह गया। मैं जीने से चढ़कर दीदी के कमरे में वापस आ गया। कमरे में इसी बीच तीसरे बेड का इंतजाम कर दिया गया। कमरे में फैली ट्यूबलाइट की रोशनी एकाकीपन को और उजागर कर रही थी। मैंने खिड़की में पड़े पर्दे को हटाकर बाहर की ओर झांका। भीड़ के बीच में शराब के नशे में धुत कुछ जवान ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे गीत पर डांस कर रहे थे। मैं वापस आकर पलंग पर बैठ गया। कुछ देर तो यूं ही गुमसुम सा बैठा रहा। फिर जूते मोजे उतार कर पलंग पर लेट गया। मेरे मन मस्तिष्क में उस समय सबसे अहम सवाल यह था कि मैं दोनों 40 रुपए वाली धोतियां दूं या ना दूं। दोनों ही स्थितियों में बेइज्जती तो दीदी ही की होनी थी।